नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इतियोग में। हाँ, सभी को नमस्कार। इतिहास की इतनी मोटी किताबें, अनगिनत तारीखें और फिर वो अलग-अलग राजवंशों के पतन और उदय की लंबी कहानियां। बिल्कुल, और वो सब याद रखना एक अलग ही संघर्ष है। हाँ, मतलब अक्सर ये सारी जानकारियां दिमाग में ना एक उलझी हुई पहेली बन जाती हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन इसी जटिलता को सुलझाना है। भारतीय इतिहास और सामान्य ज्ञान यानी जीके के जो भारी भरकम तथ्य होते हैं ना, उन्हें आसानी से याद करने के जो प्रमाणित मेमोरी ट्रिक्स हैं, आज हम उन्हें डिकोड करेंगे। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। एकदम सही। तो आज की ये चर्चा एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। मेरा मतलब है, हम रटने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। इस फ्रेमवर्क को अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता पर लागू करें तो हड़प्पा के प्रमुख स्थल और उनकी नदियों का एक बेहद दिलचस्प उदाहरण सामने आता है। अरे, हड़प्पा के स्थल और नदियां तो अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही प्रभावी ट्रिक है। लोभी मौसी बस में रमा का हरा कंघा रस में। क्या? लोभी मौसी बस में रमा का हरा कंघा रस में? हाँ, सुनने में ये एकदम बेतुकी कहानी लग सकती है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि अजीब और बेतुकी छवियों को हमारा मानव मस्तिष्क सबसे जल्दी पकड़ता है। ये तो है। तो इस छवि को अनपैक करना काफी रोचक होगा। इसे डिकोड कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। लोभी शब्द में लो से लोथल और भी से भोगवा नदी है। ये किनारे बसा था। एकदम सही। इसके बाद मौसिमो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। बस में ब से बनवाली और स से सरस्वती नदी। अरे वाह! और हरा से ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। फिर कंघा से कालीबंगा और घग्गर नदी, और अंत में र से रोपड़ और स से सतलुज नदी। ये तो गजब है। इसे एक छोटे से वाक्य ने 6 विशाल पुरातात्विक स्थलों और उनकी भौगोलिक स्थिति को एक साथ बांध दिया। और वो भी बिना किसी रट्टे के। नदियां किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा होती हैं और इस तरह उन्हें शहर के नाम के साथ पिरोना सच में स्ट्रक्चर्ड रिकॉल का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, हड़प्पा से थोड़ा आगे बढ़कर अगर मगध के शक्तिशाली राजवंशों की बात की जाए तो वहां सत्ता का खेल काफी पेचीदा हो जाता है। मगध का इतिहास तो बहुत लंबा और जटिल है। हाँ, और इसके लिए जो ट्रिक हमारे पास है वो है हसिन मासुका साथ। हाँ, हसिन मासुका साथ। ये केवल नामों की सूची नहीं है, ये मगध के उदय से लेकर उसके चरम और फिर अंतिम विभाजन का पूरा कालक्रम है। मतलब ये पूरा इतिहास एक ही लाइन में है। हाँ, इस लंबे दौर को 3 युगों में तोड़ा जा सकता है। पहला है मौर्य पूर्वकाल, जिसे हसीन से दर्शाया गया है। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश। ये वो दौर था जब मगध अपनी नींव मजबूत कर रहा था। बिल्कुल। इसके बाद आता है स्वर्णिम साम्राज्य का दौर, जो माँ से है यानी मौर्य वंश, और अंत में जब वो विशाल साम्राज्य बिखरने लगा तो मौर्योत्तर काल आया, जो सू का साथ है। सू का साथ मतलब सू से शुंग वंश, का से कण्व वंश और सात से सातवाहन वंश। एकदम सही। ये केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण और उसके विकेंद्रीकरण की पूरी कहानी एक ही वाक्य में सिमट गई है। अच्छा, इसी दौर में भारत पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए। हाँ, काफी भलचल वाला समय था वो। तो क्या प्राचीन काल के इन विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम को भी इसी तरह किसी जिप फाइल में बांधा जा सकता है? बिल्कुल बांधा जा सकता है। विदेशी आक्रमणकारियों के लिए जो निमोनिक है वो है हस्पिकु। हस्पिकु। हाँ, ये एक छोटे से शब्द समूह में कई शताब्दियों का इतिहास समेटे हुए है। ह से हिंद, यूनान, स से शक, पी से पहलव और कु से कुषाण। कुषाण। यहाँ कुषाणों पर आकर ये क्रम रुकता है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सिल्क रूट पर कब्जा किया था। बिल्कुल। कुषाणों ने केवल सैन्य आक्रमण नहीं किया था, उन्होंने सिल्क रूट के व्यापार पर नियंत्रण करके भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति को बहुत गहराई से प्रभावित किया था। तो ये ट्रिक केवल हमलावरों की सूची नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का एक नक्शा भी है। सही कहा। बाहरी दुनिया से संपर्क की इसी कड़ी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो आक्रमणकारियों के बाद स्वाभाविक रूप से उन विदेशी यात्रियों का जिक्र आता है जो यहाँ के ज्ञान और संपदा से आकर्षित होकर आए थे। विशेष रूप से चीनी यात्री। हाँ, जिनके दस्तावेज आज भी इतिहास को समझने के अहम स्रोत हैं। चीनी यात्रियों के कालक्रम को समझने के लिए ट्रिक दी गई है फांसी होई। फांसी, फा से फाहयान, सी से सुंगन, हो से हुएनसांग और ई से इत्सिंग। एकदम सही।
और इसमें फाहियान का आगमन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था और हुएनसांग का हर्षवर्धन के समय। इन यात्रियों का मुख्य उद्देश्य तो यहाँ के ज्ञान और विशेषकर बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना था ना? हाँ बिल्कुल, वही उनका मुख्य लक्ष्य था। ग्रंथों और ज्ञान की बात हो ही रही है तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए वेदांगों का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। वेदांग के 6 अंगों को याद रखने के लिए एक बहुत ही अप्रत्याशित ट्रिक सामने आती है, छवि जंक्शन। हाँ, छवि जंक्शन मतलब प्राचीन वेदों के लिए जंक्शन जैसा एकदम आधुनिक रेलवे का शब्द। ये तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। और यही तो निमोनिक एंकरिंग का असली जादू है। जब दो एकदम अलग और विपरीत चीजें आपस में टकराती हैं ना, तो वे स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। अच्छा, तो इसे डिकोड कैसे करेंगे? छवि जंक्शन को डिकोड किया जाए तो छ से छंद, वी से व्याकरण, जन से ज्योतिष, क से कल्पसूत्र, श से शिक्षा और न से निरुक्त सामने आते हैं। जैसे रेलवे जंक्शन से अलग अलग दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं, वैसे ही ये 6 अंग वेदों के विशाल ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में समझने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी दी आपने। यहाँ पर जो अगली जानकारी है ना, वो तुलनात्मक इतिहास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। भारत के इतिहास में 2 ऐसे महान शासक हुए हैं जिनके दरबार के नवरत्नों की चर्चा सबसे अधिक होती है। आप चंद्रगुप्त द्वितीय और मुगल सम्राट अकबर की बात कर रही हैं। हाँ, इन दोनों के नवरत्नों की ट्रिक्स को एक साथ देखने पर एक बहुत गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ट्रिक है, अब की बार संभव आधा है। इसमें अमर सिंह, कालिदास, वराहमिहिर, शंकु, भर्तहरि, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट और धन्वंतरी शामिल हैं। वहीं अकबर के नवरत्नों की ट्रिक है, मामू बहुत रफ टफ है। मामू बहुत रफ टफ है। हाँ, जिसमें मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, हकीम हुमाम, तानसेन, अब्दुल रहीम, फैजी, टोडरमल और अबुल फजल आते हैं। अगर हम इन दोनों सूचियों का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो दोनों साम्राज्यों की मूल विचारधारा का अंतर साफ दिखाई देता है। वो कैसे? अब की बार संभव आधा है वाली सूची को देखने पर वराहमिहिर, आर्यभट्ट, धन्वंतरी और कालिदास जैसे नाम उभरते हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का पूरा फोकस विज्ञान, गणित, चिकित्सा और उच्च कोटि के संस्कृत साहित्य पर था। मतलब ये एक क्लासिकल गोल्डन एज यानी स्वर्णिम युग की निशानी है। बिल्कुल। और अगर अकबर की सूची मामू बहुत रफ टफ है, पर गौर किया जाए तो वहां तस्वीर बिल्कुल अलग है। एकदम सही। अकबर के दरबार में प्रशासन, सैन्य कूटनीति और मिश्रित संस्कृति यानी सिंक्रेटिक कल्चर पर ज्यादा जोर था। हाँ, जैसे मानसिंह एक महान सैन्य कमांडर थे और टोडरमल का भू राजस्व सुधार बेजोर था। और तानसेन ने संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण किया। तो ये ट्रिक्स केवल नाम नहीं रटाती, बल्कि ये समझाती हैं कि एक साम्राज्य ने अपनी अमरता विज्ञान में खोजी तो दूसरे ने मजबूत प्रशासनिक ढांचे और सैन्य विस्तार में। ये वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है। प्रशासनिक ढांचे और मुगलों की बात हो ही रही है, तो मध्यकालीन भारत की उस जटिल बिसात को भी समझना होगा। वो दौर काफी उथल-पुथल भरा था। हाँ, दिल्ली सल्तनत से लेके मुगलों के अंत तक कई वंश आए और उनके कालक्रम में अक्सर बड़ा भ्रम होता है कि कौन पहले आया और कौन बाद में। इसके लिए सल्तनत काल की एक बेहद अटपटी, थोड़ी अजीब लेकिन दिमाग में एकदम छप जाने वाली ट्रिक है, गू खा तू साले। गू खा तू साले काफी मजेदार है। हाँ, ये गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश का सटीक क्रम है। ये वाक्य जितनी जल्दी याद होता है ना, उतनी ही जल्दी ये दिल्ली पर राज करने वाले 5 बड़े राजवंशों के उदय और पतन को तरतीब में लगा देता है। और जब लोधी वंश का अंत होता है तो मुगल काल की शुरुआत होती है। मुगलों के लिए जो ट्रिक है वो है बाहु, आज, सा और कहाँ। हाँ, ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का निर्बाध क्रम है। मुगलों का कालक्रम तो चलिए एक रेखा में समझ आ जाता है, लेकिन उनके युद्धों का क्या? विशेषकर शुरुआती दौर में बाबर और हुमायूं को जिस तरह लगातार युद्ध लड़ने पड़े, उनका क्रम याद रखना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। देखिए, उन युद्धों का घटनाक्रम बहुत तेज था, इसीलिए उनके निमोनिक्स भी उसी गति से काम करते हैं। बाबर के लगातार 4 युद्धों के लिए विजुअल एंकर है पान खा चल घर सोने। पान खा चल घर सोने। पान से 1526 का पानीपत युद्ध, जहां उसने भारत में कदम रखा। खा से 1527 का खानवा युद्ध। चल से 1528 का चंदेरी युद्ध
और घर से 1529 का घाघरा युद्ध। ये लगातार 4 वर्षों में मिली निर्णायक जीतों का सिलसिला था, जिसने एक साम्राज्य की जड़ें जमा दी। बिल्कुल। और वहीं दूसरी ओर हुमायूं का संघर्ष, जहां उसे अपनी सत्ता गंवानी भी पड़ी। हुमायूं के इस उतार चढ़ाव भरे जीवन के लिए ट्रिक है दे 24। दे 24? हाँ, दे से देवर का युद्ध 1531, चौ से चौसा 1539, जहां उसे बड़ा झटका लगा था, बी से बिलग्राम 1540, जहां विनाशकारी हार के बाद उसे निर्वासित होना पड़ा, और अंत में स से सरहिंद का युद्ध 1555, जहां से उसने मुगलों की अंतिम वापसी की। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक इंसान के हार कर वापस उठ खड़े होने की कहानी है। सही बात है। और जहां से मुगलों का पतन शुरू हुआ, वो दौर था औरंगजेब के समय लड़े गए उत्तराधिकार के खूनी युद्धों का। उस सत्ता संघर्ष को डिकोड करने वाली ट्रिक है धर सामू देवर को। ये भाइयों के बीच की लड़ाई का क्रम है। अच्छा। धर से धर्मत का युद्ध 1658, सामू से सामूगढ़ का युद्ध 1659, जो सबसे निर्णायक था क्योंकि इसमें दाराशिकोह की करारी हार हुई थी। इसके बाद देवर में वासे वरगत और राज से देवराई का अंतिम युद्ध 1659, जिसने औरंगजेब को गद्दी पर पूरी तरह स्थापित कर दिया। युद्धों के इस कोलाहल के बीच ना एक विरोधाभास भी है। इन्हीं मुगलों ने, खासकर शाहजहां ने, शानदार वास्तुकला का निर्माण भी किया। बिल्कुल। शाहजहां के स्मारकों को रेशमा दीदी मज्जा जैसी ट्रिक से याद रखा जा सकता है। जैसे रेशमा बाग, दीवाने आम या खास, मोती मस्जिद, ताजमहल, जामा मस्जिद, और मुगलों के अंतिम विश्राम स्थल यानी मकबरों के स्थानों के लिए कादी से लात खा ट्रिक काफी चर्चित है। काबुल, दिल्ली, सिकंदरा, लाहौर, ताजमहल और खुलदाबाद। ये ट्रिक्स वाकई बहुत काम किए हैं, है ना? खैर, मुगलों के पतन के साथ ही भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर नए खिलाड़ियों का आगमन होता है। यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश से एक पूरी तरह से नए युग की शुरुआत होती है। बिल्कुल। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम ही आधुनिक भारत की रूपरेखा तय करता है। इसकी ट्रिक है पुर्त अड़ा डैनी फंसा। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1495 में, फिर अंग्रेज 1600 में, उसके बाद डच, डैनिश, फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश। और जब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता मजबूत कर ली तो उनके पहले गवर्नरों और वायसरायों का क्रम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी ट्रिक है काहो बिली मौसी। कहो बिल्ली मौसी। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कैनिंग, माउंटबैटन और सी राजगोपालाचारी। एकदम परफेक्ट। लेकिन विदेशी सत्ता का यह विस्तार बिना किसी विरोध के तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों और वन कानूनों ने जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को गहरे संकट में डाल दिया, और यहीं से जन्म होता है जनजातीय और क्षेत्रीय विद्रोहों का, जो अक्सर मुख्य धारा के इतिहास में कहीं पीछे छूट जाते हैं। सच कहूं तो ये प्रतिरोध का एक बहुत ही गौरवशाली और महत्वपूर्ण अध्याय है। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए भीषण विद्रोहों को एक छोटे से शब्द कसम में समेटा गया है। कोल, संथाल और मुंडा विद्रोह। और वहीं बंगाल में जो लंबा और गहरा संघर्ष चला, उसकी ट्रिक तो बहुत ही दिलचस्प है। फूफा तो 50 है। हाँ, फूफा तो 50 है। इस ट्रिक को सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी पारिवारिक नाटक का संवाद हो, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से क्या बयां करता है? इसकी संरचना देखने पर पता चलता है कि ये ट्रिक 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक बंगाल में हुए असंतोष को एक साथ पिरोती है। स से 18वीं सदी का सन्यासी विद्रोह 1760, फा से फकीर विद्रोह 1776, फू से 19वीं सदी का फराइजी आंदोलन 1838 और त से 20वीं सदी का तेभागा आंदोलन 1946। मतलब लगभग 200 सालों का जमीनी संघर्ष एक छोटे से वाक्य में समेट दिया गया है। हाँ, यही इस फ्रेमवर्क की ताकत है। इसी कड़ी में पश्चिमी घाट के विद्रोहों के लिए दमभर ट्रिक है दक्कन मोपला भील रामोसी, और असम के लिए PAK पागलपंथी अहोम खासी का जिक्र आता है। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक ऐसा तथ्य मौजूद है जो सच में हैरान करने वाला है। आप किस तथ्य की बात कर रही हैं? वो है इन विद्रोहों पर भौगोलिक प्रभाव का विश्लेषण। अरे हाँ, ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर ना इतिहास को भूगोल से अलग करके देखा जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर पश्चिमी घाट या असम के विद्रोहों का अध्ययन किया जाए तो ये बात एकदम स्पष्ट होती है कि वहाँ की सघन स्थलाकृति, घने जंगल, खड़ी पहाड़ियाँ और सबसे बढ़कर भारतीय मानसूनी हवाओं ने इन विद्रोहियों की गुरिल्ला रणनीति को आकार दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानसून सिर्फ खेती के लिए नहीं था,
वो एक रणनीतिक हथियार बन गया था। ये सच में एक आहा मोमेंट है। बिल्कुल। जब भारी बारिश होती थी ना, तो ब्रिटिश सेना के लिए अपनी तोपों और भारी हथियारों के साथ उन जंगलों में घुसना और लड़ना असंभव हो जाता था। स्थानीय आदिवासियों ने इसी भूगोल का इस्तेमाल करके विदेशी सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इतिहास की धारा को मोड़ने में नदियां, पहाड़ और मौसम भी अहम भूमिका निभाते हैं। भूगोल और युद्ध के बीच का ये इंटरकनेक्शन वाकई बहुत शानदार है। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर के इन्हीं संघर्षों ने धीरे धीरे एक विशाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। 1905 से 1942 के बीच जन आंदोलनों का जो उदय हुआ, वो भारतीय इतिहास का सबसे घटनापूर्ण और जटिल दौर माना जाता है। हाँ, और इस जटिलता को सुलझाने के लिए डिकोडर फ्रेमवर्क इस पूरे दौर को 4 तार्किक हिस्सों में बांट देता है। एक लंबी सूची से गुजरने के बजाय हम घटनाओं के चरणों को देख सकते हैं। ये विभाजन बहुत ही तार्किक है। पहला चरण है शुरुआती घटनाएं, यानी 1905 से 1912 तक, जिसकी ट्रिक है बम से मार दे। हाँ, यहाँ बसे 1905 का बंगाल विभाजन है, जिसने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया था। म से मुस्लिम लीग की स्थापना, से सूरत अधिवेशन, जहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और मार से मुजफ्फरपुर कांड, और दे से दिल्ली दरबार। बिल्कुल, ये दौर असंतोष और शुरुआती उग्रवाद का था ना, और ल से लखनऊ अधिवेशन। और गांधी जी के आने से जो बदलाव हुआ, वो तीसरे चरण यानी गांधीवादी आंदोलन में दिखता है, जो 1917 से 1920 तक चला। इसकी ट्रिक है चरखी और जो खिलाओ। हाँ, च से चंपारण, ख से खेड़ा, औ से अहमदाबाद मिल हड़ताल, र से रॉलेट एक्ट, जो से जलियांवाला बाग, खिला से खिलाफत और ओ से असहयोग आंदोलन। और अंतिम चरण है स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई, 1930 से 1942 तक। देश बसाओ, दांडी मार्च 1930, सविनय अवज्ञा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और अंग्रेज भारत छोड़ो 1942। एकदम सही। इन ट्रिक्स ने घटनाओं को एक सूत्र में तो पिरो दिया, लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? जब जलियांवाला बाग जैसी इतनी भयानक त्रासदी, जहाँ अनगिनत निर्दोष लोगों ने जान गंवाई, उसे किसी मेमोरी ट्रिक के एक शब्द तक सिकोड़ दिया जाता है, तो क्या हम उस घटना की भावनात्मक गहराई और उसकी ऐतिहासिक गंभीरता को पूरी तरह से खो नहीं देते? क्या ये इतिहास को सिर्फ परीक्षा पास करने का एक यांत्रिक साधन नहीं बना देता? ये चिंता बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फ्रेमवर्क को ना इस नजरिए से समझना होगा कि निमोनिक्स या ट्रिक्स इतिहास का विकल्प कभी नहीं हो सकते। ये केवल सही समय पर जानकारी को वापस बुलाने का एक मानसिक ढांचा है। जब किसी छात्र को दबाव में सिर्फ घटनाओं का क्रम याद करने में अपनी आधी मानसिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, तो दिमाग के पास घटनाओं के कारण और प्रभाव को गहराई से समझने के लिए अधिक ऊर्जा बचती है। अच्छा, मतलब दिमाग फ्री हो जाता है विश्लेषण करने के लिए। बिल्कुल। एक बार जब इस ट्रिक के जरिए ये क्रम स्पष्ट हो जाता है कि पहले दमनकारी रॉलेट एक्ट आया, उसी के विरोध के कारण जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए और वो नरसंहार हुआ, और उसी के गुस्से ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। हाँ, तब ये कार्यकारण श्रृंखला एकदम पारदर्शी हो जाती है। ट्रिक्स सिर्फ एक आधार बनाती हैं, उस आधार पर इतिहास की गहरी समझ को स्थापित करने का काम हमारा अपना है। यह दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट और संतुलित है। ढांचे के भीतर समझ विकसित करना ही असली शिक्षा है। अब 1947 के बाद के दौर में कदम रखते हैं। इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर स्वतंत्र भारत की आधुनिक तकनीक और वैश्विक कूटनीति की ओर रुख करते हैं। ये भी काफी दिलचस्प हिस्सा है। भारत के प्रमुख उपग्रहों और रक्षा मिसाइलों के विकास की यात्रा भी डिकोड करने लायक है। आधुनिक भारत का ये तकनीकी सफर सच में शानदार है। उपग्रहों के लिए जो निमोनिक है वो है आभा रोए। आभा रोए, आ से आर्यभट्ट, जो 1975 में भारत का पहला उपग्रह था। हाँ, और भा से भास्कर और रो से रोहिणी, ये दोनों पृथ्वी अवलोकन के शुरुआती मिशन थे। और ए से एप्पल, जो 1981 में भारत का पहला संचार उपग्रह बना और जिसने दूरसंचार क्रांति की नींव रखी। बिल्कुल। विज्ञान के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी भारत की मिसाइल क्षमता को याद रखने के लिए पटना और डीएसपी जैसी बहुचर्चित ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रिक्स में ना मिसाइलों के काम करने का तरीका भी छिपा है। पटना को देखा जाए तो पी से पृथ्वी और ए से अग्नि मिसाइलें हैं।
ये दोनों मिसाइलें भारत की सामरिक निवारक यानी स्ट्रेटेजिक डिटरेंट की रीढ़ हैं। सामरिक निवारक का मतलब है एक ऐसी शक्ति जो दुश्मन को हमला करने से रोकती है। हाँ, फिर टी से त्रिशूल और ए से आकाश, ये वायु रक्षा या एयर डिफेंस के लिए है, और एन से नाग, जो एक अचूक एंटी टैंक मिसाइल है। और डीएसपी क्या है? डीएसपी उन्नत रक्षा क्षमताओं को दिखाता है। डी से धनुष, एस से सागरिका और पी से पिनाका, जो कोई सिंगल मिसाइल नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तकनीक से एक कदम आगे बढ़कर वैश्विक कूटनीति की बिसात पर भारत की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को समझना भी जरूरी है। शक्तिशाली वैश्विक गठबंधनों को डीकोड करने के लिए भी कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। हाँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वीटो पावर वाले देशों के लिए ABCRF, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, और G8 राष्ट्रों के लिए जेजा फकीर, बाद जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, रूस, ब्रिटेन। यहाँ भू राजनीति का एक बहुत ही शानदार पैटर्न उभर कर आता है। अगर इन दोनों निमोनिक्स का एक साथ विश्लेषण किया जाए ना, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये 4 देश दोनों विशिष्ट संगठनों में मौजूद हैं। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सैन्य दोनों ही मंचों पर इन देशों की दोहरी शक्ति स्थापित है। और अंत में अगर अपने पड़ोस की बात की जाए तो सार्क यानी SARC देशों के समूह को याद रखने की एक बहुत ही सरल ट्रिक है। नेपाल भूमि अब भारत का। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। इस वाक्य में भारत का मध्य में आना महज एक संयोग नहीं है। अगर दक्षिण एशिया के नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो भारत भौगोलिक रूप से और आर्थिक रूप से भी इस पूरे क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। हाँ। पूरी विश्लेषण प्रक्रिया से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है ना, वो ये है कि मानव मस्तिष्क भारी भरकम डेटा से ज्यादा कहानियों, भावनाओं और अटपटी छवियों को सहजता से ग्रहण करता है। इस चर्चा के अंत में विचार करने के लिए एक गहरा प्रश्न उभरता है। वो क्या? ये सोचने वाली बात है कि अगर वर्तमान शिक्षा प्रणाली रटने की उस पुरानी आदत को छोड़कर हम पूरी तरह से विजुअल एंकरिंग के इस विज्ञान पर आधारित हो जाए, तो क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करने वाले छात्र पैदा करना रह जाएगा, या एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो अपने ऐतिहासिक संघर्षों की जड़ों और वैज्ञानिक ऊंचाइयों को कभी नहीं भूलता?